बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर पे हम लास्ट 10 इयर्स के जो पेपर्स हैं पीपीएससी के, एफपीएससी के, सीएसएस के, पीएमएस के, जितने भी पाकिस्तान के कंपेटिटिव इम्तिहानात हो रहे हैं उन सबको मिला के टॉपिक वाइज, ठीक है, वो भी डिस्कस करूँगा। इसमें आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग के पेपर्स बेसिक क्वेश्चन जहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं। एक तो है टॉपिक वाइज है, दूसरा पाकिस्तान अफेयर का, इस पर सिलेबस है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें जनरल नॉलेज भी है, ये सारी ओवरलैपिंग है। लेकिन स्पेशली ये पाकिस्तान अफेयर की तरफ हम मूव करने लगे हैं और स्पेशली ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पेपर्स हैं उनके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी। इसकी पूरी डेट आप लोग को याद रखनी है, 10 मई से स्टार्ट होती है, 1857 का ईयर होता है। मुग़ल दौर का यहाँ पे ख़त्मा हो जाता है। एक ग्रेटर मुग़ल्स हैं, एक लेज़र मुग़ल है, ठीक है ना। ग्रेटर मुग़ल में 6 जो बादशाह जाते हैं, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, मतलब ये सारे जो हैं। इसके अलावा है कि इनका जो ज़वाल होता है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें छोटी छोटी जो है ना वो पर्सनैलिटीज़ आती हैं। बहादुर शाह ज़फ़र पे जो ना आके ये सारा सिस्टम जो है ना वो क्लोज़ हो जाता है और 1 नवंबर 1858 तक जो है ना ये चलती है। ठीक हो गया। इस पर थोड़ा सा मैं आप लोग और बता देता हूँ। लेक्चर तो मैं इसका अपलोड करूँगा अलग से भी, लेकिन यह है कि इसका आगाज़ 10 मई से मीरठ से होता है, ठीक है। और हिंदुस्तान पर जो हुकूमत के वक्त अंग्रेज़ इसको क्या कहते थे, लैंड ऑफ 100 स्पाइसेस कहते थे इसको। तो इसमें कुछ कॉजेज़ थी इसके पीछे। ये जो रिवोल्ट हुआ है 1857 का, जिसके बारे में सर ज़िया खान ने भी असबाब बगावत हिंद लिखा और उसमें कहा कि मुसलमान इस पर जो है इस पर इसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, बल्कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को बचाया है, सेव किया ब्रिटिशर्स को। तो बाद में जाके मुसलमानों की भी इस पर से जान छोड़ दिया है। एक तो इस पर सती का जना था कि उसको अबॉलिश कर दिया गया था 1829 में। फिर इसमें कुछ एजुकेशन की पॉलिसी थी जिसमें इंग्लिश एजुकेशन को डाल दिया गया था, ठीक है। उसमें जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, मतलब जो गैर मुस्लिम थे, स्पेशली क्रिश्चियंस, और को जो है ना वो हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। वो अपना जो है ना वो दीन पे लाने पे लग गए थे। फिर इसमें जो है ना कुछ डिसेबिलिटीज़ के हक थे और जो बेवा औरतें हैं उसके जो हिंदू कास्ट में जो रीमैरिज का सिलसिला है उसके ऊपर जो है वो एक्ट आ गया था। और इसके बाद बाकी कुछ चीज़ें थी जो इसके अंदर आती हैं, रॉयल इनफील्ड राइफ़ल कार्ट्रिज का, और इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र पार की उसकी जो डिसरेस्पेक्ट होती है, और कऊ और पिग का भी जो है ना इसमें जो होता है कि राइफ़ल में जो है ना वो और इसका जो है ना वो गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, चर्बी इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह की कुछ कॉजेज़ थी जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं और मीरठ से स्टार्ट होता है। तो पहला सवाल है हमारे पास, वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड कब होती है। तो ये आप लोग को चल किया कि 10 पे 1857 को ये स्टार्ट होती है। उसके बाद इन द इंडिया रिबेलियन ऑफ 1857 विच सिटी डिड द 80 सोल्जर्स हु डिसओबेड कॉलोनल स्मिथ फॉर यूजिंग ग्रीज्ड कार्ट्रिज बिलोंग टू। तो ये मेरठ है, लेकिन इसका मैंने आप लोग बता दी कि वजह इसकी ये थी कि 1856 के आखिर में ना जो बंदूकें बनाई गई थी इनको इनफील्ड राइफ़ल के नाम से जो है इनका आगाज़ हुआ था, जिसमें मतलब इस तरह के जो उनकी जो टिप होती है ना राइफ़ल की, उसमें इस तरह के कारतूस इस्तेमाल होते थे जिन पर चर्बी लगी होती थी। अच्छा, इन चर्बी से को जब जो है ना वो काटना होता था तो जो सोल्जर्स है वो दांत इस्तेमाल करते थे। अब ये चर्बी सूर या गाय की चर्बी होती थी, जो कि हिंदुस्तान में जो उनकी गाय माता समझी जाती है, उनको जो है ना वो बड़ी इज़्ज़त देते हैं इसको कि इसको इसकी डिसरेस्पेक्ट होती है। और उस पे दूसरा ये काम था कि जिसमें गाय की वजह से हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो इसे उनकी डिसरेस्पेक्ट होना शुरू हो गई, मतलब उनके अकॉर्डिंग। लेकिन इस्लाम में तो है कि इसकी कुर्बानी होती है और ये हलाल है, तो ये ठीक है। लेकिन जो सूर है उसका गोश्त जो है ना मुसलमानों के ऊपर हराम है, अल्लाह ने उसको जो है ना प्रोहिबिट किया है, तो जिसकी वजह से मुसलमानों की डिसरेस्पेक्ट होती थी। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने जो गन के अंदर वो जो चर्बी इस्तेमाल की है वो एक वजह बनी थी, ठीक है ना। तो ये नापसंदा एक अमल था, तो फ़ौजियों ने अपने धर्म को बचाने के लिए जो है ना वो यहाँ पे बगावत स्टार्ट कर दी थी। तो ये मेरठ का जो है ना वो इलाका था। वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 वाज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ इज़ नाउन एज। तो म्यूटनी के नाम से इसको कहा जाता है कि एक म्यूटनी हुई है जिसमें जो है ना मुसलमानों ने जो है ना पार्टिसिपेट किया है और हिंदुओं ने इसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारी मूवमेंट्स चलाई कि मुसलमानों ने इसके ऊपर जो है पार्टिसिपेट किया है और ब्रिटिशर्स को मारा है। बाद में सरशीद अहमद खान ने इसके ऊपर असबाब बगावत हिंद लिख के बाबर कराया इस चीज़ को कि नहीं, मुसलमानों ने इसका कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि मुसलमानों ने सेवियर का काम किया है। When सिपाही रिफ्यूज टू ओपन काउ पिग फैट मेड वेपन्स देन इट कॉज्ड अ विच वार।
तो आप लोगों को पता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई है क्योंकि ये जो सूर और जो गाय का गोश्त है इसकी वजह से। व्हेन वाज लखनऊ रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश फोर्स। लखनऊ जो है ये जंग आज़ादी का तीसरा बड़ा मरकज़ था जिसको कैप्चर कर लिया गया था 1858 में। इंडिया केम अंडर ब्रिटिश क्राउन विद, तो विद द एंड ऑफ 1857 वार जो होता है, एंड ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन। तो कब ये एंड होती है? तो 1 नवंबर 1858 में। उसके बाद एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आफ्टर 1857 वार इंडिपेंडेंस वाज कंडक्टेड इन। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स जब होती हैं जंग आज़ादी के बाद, तो इसमें ये कह रहा है कि किस सूबे में जो है ना वो कंडक्ट की गई हैं, तो ये पंजाब था, ठीक है ना। अब उस वक्त पंजाब हिंदुस्तान का था, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था। ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द लोकल इंडस्ट्रीज़ आफ्टर 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाई। तो किस तरह से जो है ना बरतानिया ने जो है ना वो लोकल इंडस्ट्री जिसमें धागा, कपड़े बुनना, ठीक है ना, लोकल लेवल पे जो चीज़ें जो है ना वो घरों में बनी जाती थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि यहाँ पे हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए थे। अहमद खान खरल द फेमस करेक्टर ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिलोंग्स टू। तो ये झामरा से बिलोंग करते थे। इसी तरह जो है ना वो बख्त खान थे, आगे बताता हूँ आप लोगों को। बट वाज द मेन रीज़न फॉर द डिसकॉन्टेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स रिगार्डिंग द इनफील्ड राइफल्स। तो इसमें राइफल वाज टू हैवी, इट यूज टू कव। हाँ, कव और पिग का इस पर गोश्त था जिसको वो चबाते थे उसको तोड़ने के लिए। वो लेड टू द रेबिलियन इन द इंडियन आर्मी दैट रिजल्टेड फ्राम द यूज़ ऑफ इनफील्ड राइफल्स। तो अब इसका जो ये है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जब इस पर बगावत स्टार्ट होती है हिंदुस्तान में, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जो इसमें आर्मी में जो डिफरेंट इन्फेंट्रीज़ होती थी ना, जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब रेजिमेंट है, जो है इन्फेंट्री की फ़ोर्स है, डिफरेंट जो है ना वो बनी हुई है, रेजिमेंट्स बनी हुई हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट जो है ना वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। अब उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ ने क्या सहारा लिया? फोर्स का सहारा लिया, मतलब बाई फोर्स उनको दबाने की स्टार्ट की। तो इसमें 29 मार्च 1857 को रेजिमेंट 32 का जो है ना एक ब्राह्मण था और फौजी था जिसका नाम मंगल पांडे था, ठीक है ना। तो उसने एक अंग्रेज़ के ऊपर जो है ना गोली चला दी थी, ठीक है ना। तो जैसे गोली चलाई तो इससे जो है ना वो उसे जो है ना वो क्या कहते हैं कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसको कंट्रोल करना फिर जो है ना वो मुश्किल जो है ना हो गया था। तो बाद में फिर मंगल पांडे को बाद में जो है ना वो सजा दी जाती है, इसको फांसी पे लटका दिया जाता है। 29 साल का था, ठीक है। तो ये वाला इस पर काम हुआ था। तो मंगल पांडे था जिसने जो है ना सबसे पहले गोली चलाई थी और यहाँ पे इसका फिर प्रॉपरली फिर जो है ना वो आगाज़ हो जाता है। What title did बहादुर शाह जफ़र टेक व्हेन द रिबिलियन स्प्रेड? तो एम्पायर ऑफ इंडिया का इसको बनाया गया था कि ये इंडिया का सरदार है। लेकिन अच्छा, इसमें आप लोगों को एक सवाल ये आता है कि बहादुर शाह जफ़र 1 थे या 2 थे? इसका कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे जवाब देना है, ठीक हो गया। Who was the leading the rebellion in कानपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? अब इसमें ये बता रहा है कि मेरठ में कौन सा सरदार था और कानपुर में कौन था, और इसके अलावा झांसी में कौन था और लखनऊ में कौन था। ये डिफरेंट जो है ना वो पूछ जा रहे हैं कि कौन सा जो रीजन है जिस पे जो है ना वो कौन सा लीडर था जिसको सरबराह बनाया गया था, ठीक है। तो कानपुर में जो था उसको नाना साहब जो है ना वो कंट्रोल कर रहे थे। अब ये नाना साहब जो थे ये असल में मराठा सरदार थे। तो इस जैसे ही जो है ना वो जंग का आगाज़ होता है तो ये अपनी पेशवाई का ऐलान करके जो है ना इस पर कब्ज़ा कर लेता है। बाद में जो है ना इसके 200-300 जो है ना वो सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ इस पर कब्ज़ा कर लेते हैं बाद में आके। अच्छा, उसके बाद जो सवाल है, हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियन ऑफ 1857 फ्राम झांसी? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मशहूर है जो कि राजा गंगाधर की बीवी थी, ठीक है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी ये भी। तो इसने तकरीबन 20,000 फ़ौज इकट्ठी करके जो है ना वो जंग का आगाज़ किया था। तो इसमें फिर लखनऊ के जो कुछ इनकलाबी लोग थे वो भी इसमें मिल गए थे, लेकिन इसको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली थी। और 18 जून 1858 के में आके जब अंग्रेज़ों ने इस पर हमला किया है तो ये बहुत ज़्यादा जो है मर्दाना वाल लड़ी है, लेकिन बहादुरों की तरह लड़ी है, लेकिन मारी गई थी, इनको किल कर दिया गया था। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे है कि हु वाज द वाइफ ऑफ लास्ट नवाब ऑफ ओथ? वाजिद अली शाह। तो लास्ट नवाब पहले यहाँ पे आपको याद करना है कि कौन सा है, उसका नाम क्या है। एंड आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द रेबिलियन। तो बेगम हज़रत महल थी इनकी जो वाइफ है।
तो ओद से बिलोंग करती थी, मतलब जो ओद का एरिया है, बेगम ऑफ ओद इसको बोलते हैं, जो कि हज़रत महल के नाम से जानी जाती हैं। तो इसने ओद से बरतानिया के ख़िलाफ़ जो है ना वो जंग का जो है ना वो आगाज़ किया था। मतलब जो इसने रिबेलियन या बगावत रिवोल्ट किया था वो ओद के एरिया से किया था। तो ये नवाब अली शाह जो है ना उनकी जो है ना वो बेगम थी, जो कि ओद का जो है ना वो लास्ट लीडर है। लखनऊ में रिबेलियंस को कब ख़त्म कर दिया जाता है? तो मार्च 1858 में है। व्हेन डिड द ब्रिटिश रिगेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द रिबेलियन? तो दोबारा इन्होंने जो है ना वो तसल्लुत कब कायम किया है दिल्ली में? तो ये सितंबर 1857 के में किया है। इवन के जो दिल्ली है, इनके जो कमांडर थे वो लेवल के कमांडर्स थे, जिसमें मिर्ज़ा मुग़ल, जनरल बख्त खान और जनरल सिदारा सिंह। लेकिन इनके दरमियान में ना वो क्या कहते हैं ना, यूनिटी नहीं थी। इस डिसयूनिटी को अंग्रेज़ ने इसका फ़ायदा उठाया और यहाँ पे इसको कब्ज़ा कर लिया। अब जंग का जो इख्तिताम है इसके ऊपर भी एक तो सवाल आते हैं। इस जंग में तकरीबन 5 लाख के करीब जो है हिंदुस्तानी मारे जाते हैं, और अंग्रेज़ जो है तकरीबन 5-5.5 हज़ार जो है ना वो मारे जाते हैं। लेकिन 5,000 का फिक्र आप लोगों ने याद रखना है। अंग्रेज़ों का कमांडर जो था सर जॉन हुडसन, ये वही बंदा जिसने बहादुर शाह जफ़र के बेटों को जो है ना वो कत्ल किया था और उनका गोश्त जो है ना वो खाने में इसको पेश किया था बहादुर जफ़र को। ठीक है, तो यहाँ तक यहाँ पे आप लोग को समझ आ गया। और मुसलमानों की तरफ से इस जंग में जो हीरो थे ना वो जनरल बख्त खान थे। ठीक है, इसका जो ओहदा था वो लंबरदारी या फिर गवर्नर जनरल का था। तो उस वक्त बरतानिया का जो वज़ीर आज़म था, ये भी पूछा जाता है कि उस वक्त बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था जब ये जंग आज़ादी लड़ी गई थी? तो पामरस्टोन, PAL, पामर स्टोन याद रखना है, लॉर्ड पामरस्टोन। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पास पेपर में यहाँ से आए हुए हैं, तो इनको रिवाइज़ कीजिए तो इंशाल्लाह आप लोग जो है ना यहाँ पे काफ़ी सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो ब्रिटिश रूलर्स हैं, जो वायसराय आते हैं, उनका टॉपिक है। फिर इस पर कुछ जो है ना वो लेजिस्लेशंस होती हैं, जहाँ पे भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। लेकिन ये एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें बकायदा आप लोग को मैप से सिखाऊंगा, इसमें निमोनिक बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जो है ना वो ब्रिटिश लीडर्स जो है ना वो याद करने थोड़े से मुश्किल होते हैं वायसराय। तो एक सिंगल लाइन होगी निमोनिक की, इस पर आप लोग जो है ना वो एक ही बार रटा मारेंगे तो आप लोगों को तहयात जो है ना वो याद रहेगा। उसमें फिर आप लोगों को कोई सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें पूछता है कि पहला वायसराय कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। ठीक है, 1833 के एक्ट में कौन सा था, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। हम इससे आगे मूव करते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। ठीक है, ये टॉपिक है। अब जंग आज़ादी के बाद तो इंडिया में क्या स्टार्ट हो गया था, कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया था। मतलब बरतानिया यहाँ पे धड़ाधड़ जो है ना वो कॉलोनियाँ बनाने लग गया था। अब इससे पहले कि इंडिया में जो रूलर्स थे, जो हुक्मरानी चल रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त से जो लीडर्स चलते आ रहे थे, उसका जो सरकारी ढांचा था, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, इन्होंने इसमें कुछ तब्दीलियाँ की हैं, जिसमें कई सारे एक्ट इन्होंने पास किया है। 1861 का एक एक्ट है, 1892 का है और 1909 का। ये 3 एक्ट इन्होंने जो है ना वो मेजरली जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो चेंजेस आई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी कुछ स्ट्रक्चर इसके सेम है। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, 1853 का जो एक्ट था, उसमें जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी उसके मेंबरान की तादाद थी 4, लेकिन यहाँ पे एक बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो इससे पहले एग्जेक्टिव काउंसिल का जो काम था वो एडवाइजरी बॉडी का था, लेकिन अब 1861 में इन सब मेंबरान को अलग अलग करके अलग अलग जो है ना वो पोर्टफोलियो दे दिया जाता है। मतलब उनका सिस्टम अलग इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको रिकैप कर देता हूँ। 1853 का जो एक्ट था ना, इसमें कुछ चीज़ें थी कि एक तो कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल, उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद सेंट्रल मरकज़ी कानून साज असम्बली थी, लेजिस्लेशन जिसको बोलेंगे, लेजिस्लेशन। और चौथा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, सूबाई हुकूमत। अब इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक्ट 1853 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन यहाँ पे अब हमने पढ़ा है 1861 का एक्ट। तो इसमें इस एक्ट के तहत कौन कौन सी तब्दीलियाँ हुई है, यहाँ पे ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूँ। इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका कंट्रोल करता था पहले, तो अब भी इस एक्ट में जो कंट्रोल है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन में पहले जो है ना वो 4 लोग होते थे एग्जेक्टिव काउंसिल में,
जो इसकी जो एग्जेक्टिव ब्रांच थी ना, इसमें पहले 4 मेंबर थे, लेकिन अब क्या होगा, इसमें 5 कर दिए गए। ठीक है ना। पहले जो इस एग्जेक्टिव का था काम जो था वो एडवाइजरी बॉडी का था, एडवाइजरी बॉडी का, लेकिन अब इसका जो काम है वो बदल दिया जाता है। हर बंदे का इसमें, हर मेंबर का काम अलग अलग होता है इसमें, ये बात होता है। तो पहली बार यहाँ पे जो क्या नाम है, जो इंडियन कौंसिल एक्ट है, यहाँ पे पहली बार जो ऑर्डिनेंस है उसकी पावर जारी की जाती है। ऑर्डिनेंस यहाँ पे हदूद का जो है ना वो निफाज होता है, जिसमें इसकी जो मुद्दत है वो 6 महीने के लिए होती है। ये चीज़ हो गई। अब सेंट्रल लेजिस्लेशन में क्या हुआ कि इसमें जो एग्जेक्टिव कौंसिल थी उसके मेंबरान की तादाद 6 थी। इनको ख़त्म करके इनको एडिशनल मेंबर्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस एडिशनल मेंबर्स में कुछ जो है ना वो ऑफिशियल और दूसरे थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ये 2 तरह के मेंबर्स थे। ऑफिशियल मेंबर्स में क्या होता था कि यहाँ पे जो बरतानिया के लोग हैं ना, बरतानिया, उस बरतानिया के सिविल सर्वेंट होते थे, जिसको आज CSS UPSC के नाम से मशहूर कर दिया गया ना, ये पहले इस तरह का कंट्रोल था। या फिर ये कह लें कि ब्रिटिश आर्मी के लोग होते थे। और नॉन ऑफिशियल में जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं ना, सिविल सर्विस के लोग, लेकिन वो आर्मी का हिस्सा नहीं होते हैं, ये होते थे। इसमें ऑफिशियल्स के मेंबरान की तादाद ज़्यादा थी और नॉन ऑफिशियल्स के मेंबरान की तादाद कम थी। मतलब यहाँ पे इनइक्वलिटी रखी गई थी और इनकी जो मुद्दत है वो 2 साल के लिए थी। और ये एडिशनल है। ये वायसराय की तरफ से जो है ना वो इसको, जो उस वक्त का वायसराय होता था, जैसे फर्स्ट जो है ना लॉर्ड कैनिंग आया है, फिर इस तरह दूसरा, फिर तीसरा, तो वायसराय जो है ना इनको नामजद करता है। ठीक है। और ये जो एडिशनल मेंबर्स थे जो एग्जेक्टिव काउंसिल पे इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, इनकी तादाद 6 थी। इसका मतलब है 2 साल के लिए इसको जो है ना वायसराय जो है ना वो इंट्रोड्यूस करता था। सही है। ये इसमें सेंट्रल लेजिस्लेशन हुई थी, मतलब सिविल सर्वेंट में जो इसकी पॉलिसी बनाई गई थी। अब इसमें मैं आप लोगों को और बता दूँ, ये जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी जो सेंट्रल लेजिस्लेशन में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें इंडियंस नहीं थे। एग्जेक्टिव में इंडियंस नहीं थे। जो इसके 6 मेंबर्स थे उसमें इंडियंस नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो 6 मेंबर्स एडिशनल ऐड हुए हैं, जिसमें ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल बने हैं, इसमें आर्मी के ज़्यादा थे। इन एडिशनल मेंबर्स में जो है ना इंडियंस को अलाउ था, और इसमें 3 इंडियंस जो है ना वो ऑफिशियली जो है ना वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में जो है ना मुंतखब थे, जिसमें आप लोग तीनों का नाम याद रखेंगे, राजा बनारस, महाराज पटियाला, और तीसरा है डिंकर राव। डिंकर राव, ये 3 बंदे थे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इंडिया की तरफ से। अब जो सूबाई लेवल पे जो इस पर तब्दीली आती है, प्रोविंशियल लेवल पे, तो 1833 का जो एक्ट है ना, इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन 1861 का जब एक्ट इंट्रोड्यूस होता है इसको दोबारा से जो ना बहाल किया जाता है। इस तरह बनारस, पंजाब, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर प्रोविंस है जिसको KPK बोला जाता है, और बम्बई, ठीक है ना, तो इसमें फिर जो प्रोविंशियल जो है ना वो लेजिस्लेशन हुई, और इनमें जो है ना वो फिर से दोबारा अपने जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाने लगी, लॉज बनाने लगी, जो भी उन्होंने बनवाना था बनाने लगी थी। तो ये कुछ चीज़ें इसमें थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1861 के एक्ट में। अब इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला इसमें सवाल है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज। तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। विच एक्ट अलाउड इंडियंस टू अपीयर फॉर द गवर्नमेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये 1861 के एक्ट में नॉन ऑफिशियली तौर पे ज्वाइन करते थे। हु वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें नंबर्स को बढ़ा के जो है ना वो 10 कर दिया गया था। हु इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज एक्ट टू इंडिया। तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे उस वक्त, जो उनके जो वायसराय थे। हु इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम कहा जाता है, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें एग्जेक्टिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, गवर्नमेंट सिविल सर्विस में आप लोगों को बता दिया, लेकिन मिलिट्री काउंसिल नहीं थी। ठीक हो क्या। Which type of members were part of Indian Council under the Indian Council Act 61। तो इसमें ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है ना वो
इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। पहले इवन के एग्जेक्टिव काउंसिल होती थी सिर्फ। Who was the first 3 Indians included the Viceroy Legislative Council under the 1860? अब 3 मैंने आप लोगों को बताए हैं, बनारस, महाराजा पटियाला और सर टिंकर राव। How many Indian members were included in the Viceroy Legislative Council? कितने इंडियंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था? तो 3 इंडियंस जो है ना वो नॉन ऑफिशियली तौर पे जो है यहाँ पे आए थे, इसमें इंक्लूड हुए थे। इसमें लास्ट सवाल है कि विच पोजीशन डिड सर सैयद अहमद खान होल्ड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर ज्वाइनिंग? तो सर सैयद अहमद खान ने जब सिविल सर्विस ज्वाइन की है, उसको प्रयास किया है, तो उस पर फिर क्या उसको पोस्ट मिली थी? तो चीफ जज की मिली थी। आई थिंक 1846 में बनते हैं। बहरहाल डेट को छोड़ दीजिए, लेकिन ये सवाल आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है 1892 का जो एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, कानून मजालिस हैं जिसको बोलते हैं। इसमें मार्की लैंस डाउन थे, ठीक है, लेंस डाउन है। तो ये इसके उस वक्त जो है ना वो वाइसराय थे, तो इसके दौर में जो है ना ये इंट्रोड्यूस किया होता है। इसके दौर में फैक्ट्री भी बनती है, ठीक है। इस दौर में ही जो है ना वो ड्यूरेंट कमीशन बनता है, जो कि अफ़गानिस्तान का साथ जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, इसमें जो था, इसमें वही चीज़ें कि कंट्रोल किसका रहेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, उसमें क्या चेंजेस आएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेलिंग गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं है। लेजिस्लेशन जो सेंट्रल लेजिस्लेशन थी वो, और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेशन है वो, ये 4 चीज़ें इसमें थी। कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। सेंट्रल लेजिस्लेशन में ये होता है कि जो 1861 में जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, इसमें इंडियंस क्लेम करते हैं। पहले बात तो ये कहते हैं कि जो एडिशनल मेंबर्स है ना, इनको बढ़ाया जाए, ठीक है, और फिर ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनको बढ़ा देती है। पहले इसमें जो है ना वो 10 से अब जो है ना वो 16 कर दिए जाते हैं, ठीक हो गया। इस पर 6 होते हैं ऑफिशियल और 10 होते हैं नॉन ऑफिशियल। ये बात थी। दूसरी बात है कि इसमें एक क्लेम ये होता है कि मेंबर्स को वाइसराय नॉमिनेट ना करे, बल्कि इनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। और फाइनेंस जो था उसमें भी चेंजेस इन्होंने मांगी कि मिलिट्री का तो इतना खर्चा है, ठीक है, तो इतना खर्चा उनको नहीं दिया जाना चाहिए। इंडियन सिविल सर्विस जो इम्तिहान है वो सिर्फ इंडिया में होना चाहिए। ये 5 उनके क्लेम थे कि इंडिया सिविल सर्विस जो इम्तिहान है वो इंडिया में ही जो है ना वो होना चाहिए, जिसको बाद में आके UPSC जो बनता है, ठीक है। तो फिर जो इसमें आगे चल की चीज़ें मानी जाती हैं, ये भी मान ली जाती है, और एडिशनल मेंबर्स भी मान ली जाती हैं। और इंडिया का सिविल सर्विस इम्तिहान जब आगे चल के इंडिया में ही होता है, और मेंबर्स भी इलेक्ट किए जाते हैं, नॉमिनेट नहीं होते हैं। क्योंकि 1892 तक आते आते इन्वायरमेंट ब्रिटानिया का ब्रिटिश इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। वो अपना कंट्रोल ऐसा ऐसा खो रहे थे, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग उभरने लगी थी आगे चल के, और एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है, वो डिमांड करने लगती है, तो हिंदू अपना राइट मांगने लगते हैं। तो जिसकी वजह से उनको राइट देना फिर बढ़ने जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर माननी पड़ती है, अगर ना माने तो फिर यहाँ पे फिर एक और जो ना रिबेलियन का खर्चा होता है। ये चीज़ें थी इसमें। अब इसमें अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 व्हाट वाज द चेंज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन? तो मैंने कहा 10 से 16 कर दिए गए थे। विच 2 बॉडीज़ वर गिवन द मैंडेट टू इलेक्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट? तो कौन सी बॉडी थी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करती थी, जो इंडिया ने कहा था कि हमें इलेक्ट करें बल्कि नॉमिनेट ना करें? तो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दूसरा है यूनिवर्सिटी ट्रस्टी जो बोर्ड था वो वाला। विच वाइसराय पीरियड सा द इनएक्टमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट? ये मैंने आपको लॉर्ड लैंसडाउन थे, मार्की लॉर्ड लैंसडाउन, ये वाला हो गया। अब है मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले, ये ऐसे भी लिखा जाता है, मॉर्ले भी, इस्लाहात, रिफॉर्म्स का मतलब इस्लाहात। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, या फिर इसका एक दूसरा नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी इसी को कहा जाता है। तो आप लोगों को पता है मिंटो का दौर था उस वक्त, तो उस वक्त जो बरतानिया में थी उस वक्त लिबरल पार्टी थी, इसका ज़माना था। और 2 चीज़ें थी, अब मुस्लिम लीग का भी वजूद में आ चुकी थी, ये भी उभर चुकी थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी। अब इनकी डिमांड तो पहले चल रही थी। अब जैसी जो बरतानिया की हुकूमत आती है, तो उनको लगता था कि जो इंडियन हैं कि यहाँ पे जो इंडियन है उनको ज़्यादातर पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो डिमांड कर रही थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, हमें अलग से जो है ना वो सारी चीज़ें ये दी जाए, हमें अलग से बॉडी बनाई जाए।
ठीक हो गया। ये 2 मुतालबे थे। अब इस पे मुसलमानों का ये मुतालबा था कि जो एग्जेक्टिव कौंसल है उसमें पहले इंडिया थे, लेकिन यहाँ पे था कि इस पे 2 मेंबर्स होने चाहिए, उसमें से एक मुसलमान होना चाहिए और दूसरा हिंदू होना चाहिए। इस तरह होगा तो जो प्रोटेक्शन है राइट्स की वो इक्वलिटी की बेस पे होगी। ठीक है, इस पे भी वही है कि कंट्रोल में कोई चेंज नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन में पहली दफ़ा एग्जेक्टिव काउंसिल का हिस्सा बनती है, पहली दफ़ा कौन सा हिस्सा बनती है, इंडियन को हिस्सा बनाया जाता है एग्जेक्टिव काउंसिल का। जो इसमें जो पहला इंडियन जो मेंबर बनता है वो था प्रसन्ना सिन्हा सत्येंद्र ये इसको बोला जाता है सत्येंद्रा। तो ये क्या था, ये लॉ का मेंबर था, या कह सकते हैं कि लॉ का मिनिस्टर भी कह सकता है। ये पहला इंडियन था जो एग्जेक्टिव काउंसिल का जो है ना वो हिस्सा बनता है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब 1892 के एक्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे 16 लोग थे। ठीक है, इसमें 6 नॉन ऑफिशियल थे, 10 ऑफिशियल थे। ये हो गया। अब यहाँ पे 16 से तादाद बढ़ा के 60 कर दी जाती है, 16 से 60 हो जाती है, जिसमें 28 लोग जो है ना वो ऑफिशियल होते हैं और 32 लोग जो है ना वो नॉन ऑफिशियल होते हैं। इन 32 लोगों में से 13 लोग स्पेशल इलेक्टोरेट के लिए जो है ना मुंतखब होते हैं और इन 13 में से 5 मुसलमान। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। 5 मुसलमान थे यहाँ पे जिनको इलेक्टोरेट आगे जाके जो है ना मिलना था और फिर मिला भी। अच्छा, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन क्या थी, सूबाई जो कानून साजी है उसमें अब 7 जगहों पे जो है ना ये बन चुकी थी। पहले मैंने आप लोगों को बताया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इसके अलावा बंगाल, पंजाब, लेकिन अब 7 जगहों पे ये मतलब ये कहें कि 7 सूबे बन चुके थे। पहला सवाल है कि अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 व्हाट वाज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेशन। मैंने कहा 16 से स्टार्ट कर दी गई थी। इसमें 32 जो है ना वो लोग जो है ना वो क्या थे, नॉन ऑफिशियल थे, 28 ऑफिशियल थे और 32 में से जो है ना वो 13 स्पेशल इलेक्टोरेट, उन 13 में से 5 मुसलमान। Which are the following were the types of members in the both the central and provincial legislation under the Indian Council Act 1909। तो ऑफिशियल भी थे, नॉन ऑफिशियल भी थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी थी, यूनिवर्सिटी बोर्ड भी था, ब्रिटिश इंडियन नेटिव ये नहीं था, एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन, मिलिट्री नहीं था, जुडिशली भी नहीं था, इलेक्टेड नॉमिनेटेड ये तो पहले ख़त्म हो गया था। तो ये वाला सही जवाब है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द वायसराय एग्जेक्टिव काउंसिल अंडर द इंडियन। तो पहला इंडियन कौन था, मैंने आप लोगों को बताया था SP सिन्हा। विच डिमांड वाज रिकगनाइज इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया गया था, उसमें 5 सीटें मिली थी स्पेशल में से। ठीक है, हु रिप्लेस्ड SP सिन्हा इन द वायसराय एग्जेक्टिव काउंसिल आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। ये कह रहा है कि SP सिन्हा जब बनते हैं फर्स्ट इंडियन एग्जेक्टिव काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, तो दूसरा कौन सा बनता है जब रिज़ाइन करते हैं या जब ये छोड़ते हैं ओहदा, इस्तीफ़ा देते हैं, तो सर अली इमाम। ये वाली चीज़ें हो गई। उसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 जिसको मॉन्टीगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला जाता है।